नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति काकटिकर हूँ और आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल समस्या के बारे में बात करने जा रही हूँ और वह है पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। ये मस्तिष्क और नसों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। इस बीमारी में मस्तिष्क का एक हिस्सा ठीक से काम नहीं करता है, जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क में कुछ रसायन होते हैं जो नसों के बीच संदेश भेजने का काम करते हैं। पार्किंसंस में डोपामाइन नाम का रसायन कम हो जाता है और इस वजह से मांसपेशियों का नियंत्रण बिगड़ जाता है। इससे चलने फिरने में मुश्किल होती है और संतुलन भी गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा सोचने समझने की शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर हो सकता है। पार्किंसंस रोग एक आम बीमारी है, खासकर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में। ये बुढ़ापे से जुड़े मस्तिष्क रोग में दूसरा सबसे आम रोग है और शरीर की गतिविधियों से जुड़ी मस्तिष्क बीमारियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दुनिया भर में 60 साल से अधिक उम्र के कम से कम 1% लोग इससे पीड़ित हैं। पार्किंसंस रोग में ज़्यादातर मूवमेंट डिसऑर्डर से जुड़ी परेशानियां होती हैं, जिन्हें हम मोटर सिम्टम्स कहते हैं। पर इसके अलावा कभी कभी हमें और भी लक्षण हो सकते हैं जो गति से संबंधित नहीं होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मोटर सिम्टम्स के बारे में। अब मोटर सिम्टम की बात करते हैं जो पार्किंसंस रोग में आमतौर पर देखी जाती है। पहला लक्षण है धीमी गति, जिसे हम मेडिकली ब्राइडोकिनेसिया भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे शरीर की गति या मूवमेंट काफ़ी धीमी हो जाती है। अब पार्किंसन रोग के निदान के लिए इस लक्षण का होना ज़रूरी होता है। जो लोग इस तरह की धीमी गतिविधियों को देखते हैं वे इसे अक्सर मांसपेशियों की कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये मांसपेशियों की कमज़ोरी की वजह से नहीं होता। पार्किंसंस में मरीजों की मांसपेशियों की ताकत सामान्य रहती है। इसमें मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से नहीं बल्कि मूवमेंट डिसऑर्डर की वजह से समस्या होती है। दूसरा आम लक्षण जो देखा जाता है वह है कंपन या थरथराहट। ये थरथराहट अक्सर हाथों में होती है, जो पार्किंसंस रोग में अक्सर व्यक्ति के आराम करने की स्थिति में देखी जाती है। अब जब उम्र से संबंधित कपकपी होती है तो ये गतिविधि करने के दौरान देखी जाती है, लेकिन पार्किंसन में ये विश्राम की अवस्था में देखी जाती है। पार्किंसंस रोग में पीड़ित करीब 80% रोगियों में यह लक्षण होता है। अगला महत्वपूर्ण लक्षण है अकड़न, यानी मांसपेशियों का सख्त हो जाना। ये अकड़न ऊपरी अंगों, निचले अंगों यानी हाथों और पैरों की मांसपेशियों में होता है। इसे अंग्रेजी में रिजिडिटी भी कहते हैं। अब ये सारे लक्षण जैसे अकड़न, मूवमेंट डिसऑर्डर और कपकपी ये मिलकर व्यक्ति की गतिविधि को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। इससे चलते समय असंतुलन पैदा होता है। व्यक्ति के चलने के तरीके पर भी असर पड़ता है, यानी व्यक्ति के चलने की चाल बदल जाती है, वे आगे की तरफ झुकते हैं और उन्हें कुबड़ भी हो सकता है। इसके अलावा ये असंतुलित महसूस करते हैं और गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर जब वे मुड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह पार्किंसंस रोग मस्तिष्क के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो गति और संतुलन को नियंत्रित करते हैं। मोटर लक्षणों के अलावा और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि पलकें कम झपकना, क्योंकि आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं। चेहरे की मांसपेशियों पर नियंत्रण भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से चेहरे के भाव बदलते नहीं दिखते, जैसे कोई मुखौटा पहना हो। हाथ की मांसपेशियों में परेशानी के कारण लिखावट बदल सकती है और अक्षर छोटे हो जाते हैं, जिसे माइक्रोग्राफिया कहते हैं। एक और लक्षण है लार टपकना। ऐसा इसलिए क्योंकि चेहरे की मांसपेशियों से नियंत्रण खो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, चेहरे पर भाव लगभग स्थिर हो जाते हैं क्योंकि मांसपेशियों में सख्ती आ जाती है। गले और गर्दन की मांसपेशियां भी प्रभावित होने से खाना निगलने में दिक्कत होती है, जिसे डिस्फेजिया कहते हैं। इसके अलावा निमोनिया और चोकिंग जैसी समस्याओं का भी खतरा बढ़ता है। पार्किंसंस में बोलने की आवाज़ बहुत धीमी हो सकती है, इसे हाइपोफोनिया कहते हैं। ये गले और सीने की मांसपेशियों पर नियंत्रण कम होने से होता है। ये तो थे मोटर लक्षण, यानी गतिविधियों से जुड़े लक्षण। इसके अलावा और भी लक्षण हो सकते हैं जो गति से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि उनमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसी अन्य नसें शामिल होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भागीदारी के कारण पोस्टूरल हाइपोटेंशन हो सकता है।
मतलब जब भी कोई बैठी या लेटी हुई स्थिति से अचानक खड़ा होता है तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण नहीं रहता, जिससे अचानक बीपी गिर सकता है और चक्कर या बेहोशी आ सकती है। अन्य गैर मोटर लक्षण भावनात्मक संतुलन से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि पार्किंसन के मरीज डिप्रेशन या चिंता का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही संज्ञानात्मक समस्याएं या पार्किंसन से प्रेरित डिमेंशिया भी हो सकता है, जिससे रोगियों को सोचने में कठिनाई होती है। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर असंतुलन के कारण पार्किंसंस रोग के रोगियों को कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। साथ ही उन्हें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और सेक्सुअल डिसफंक्शन की भी समस्या हो सकती है। कई बार सूंघने की शक्ति भी चली जाती है, जिसे एनोस्मिया कहा जाता है। पार्किंसंस रोग के रोगी कई नींद संबंधी विकारों से भी पीड़ित हो सकते हैं, जैसे सोते समय होठों का बार बार हिलना, रैपिड आई मूवमेंट और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। पार्किंसंस रोग धीरे धीरे बढ़ता है। इसके लक्षण दिखने में सालों भी लग सकते हैं। वैसे तो मूवमेंट डिसऑर्डर पार्किंसन की पहचान के लिए अहम माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा चक्कर आना, बैठने लेटने के बाद सिर घूमना, सूंघने की क्षमता कम होना, कब्ज जैसी दिक्कतें, अक्सर इन पर गौर नहीं होता क्योंकि इन्हें अन्य बीमारियों के लक्षण समझा जा सकता है। मगर असल में मूवमेंट से जुड़े लक्षणों से दशकों पहले ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं, पर ये लक्षण बहुत आम होते हैं, इसलिए इनके आधार पर पार्किंसन का निदान करना बहुत कठिन है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने पार्किंसंस रोग के बारे में कुछ समझा होगा। यदि आप और जानना चाहते हैं तो कृपया इस सीरीज़ का दूसरा भाग देखें।